सर सबसे पहले तो ये फरमाएं, ये जो एयरमैन कर्नल साहब जिनका जिक्र ट्रम्प साहब कर रहे हैं, उसको बचाने से पहले ईरान कैसे इनेबल हुआ F-15E ईगल को मार गिराने के लिए? ये तो बड़ा जदीद तैयारा है। और फिर इस ऑपरेशन में क्या लॉसेस हुए? क्या अमेरिका ने खुद अपने तैयारे वहां पे तबाह किए? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जो पहले F-15 की अगर क्विकली बात कर लेते हैं, ये जाहिर है मोस्ट मॉडर्न जहाज है और ई वर्जन इनकी मोस्ट मॉडर्न स्ट्राइक एयरक्राफ्ट काउंट होता है, जो ऑब्वियसली एयर टू ग्राउंड के लिए बहुत कामयाब जहाज है। तकरीबन 50 साल से अमेरिका की सर्विस में है। दो इंजन वाला और 2 सीटों वाला, यानी 2 पायलट्स और एक यानी पायलट और वेपन ऑफिसर, 2 इसमें होते हैं पायलट्स। और ये कंटिन्यूसली अपग्रेड होता है। बहुत ही कामयाब जहाज गिना जाता है, बहुत रिलायबल है। इवन एक इजराइल के फाइटर पायलट ने इसको बगैर एक विंग के भी लैंड किया हुआ है। जब इसका एक विंग उड़ गया था तो सिंगल विंग के साथ भी इतना स्टेबल जहाज है कि ये लैंड कर रहा है एक पायलट। तो मैं स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू अर्ज करता हूँ। तकरीबन जाहिर है 100 मिलियन के करीब इस वक्त इसकी प्राइस है एक जहाज की। और इस जहाज को इस्तेमाल करने के लिए जो अमरीकी हैं इस वक्त इनके इस खित्ते में तकरीबन इनके पास 215 के करीब F-15 है। और C-130 जिसका दूसरे जहाज का इस्तेमाल हुआ है वो तकरीबन 55 के करीब इस ऑपरेशन में अमेरिका की तरफ से है। तो C-130 की कीमत तकरीबन 140 मिलियन के करीब है। तो ये सारा जब मैं देखता हूं तो आपने सवाल किया कि ये क्यों या कैसे पॉसिबल हुआ। देखिए, ट्रेडिशनली जब ये मिसाइल नए नए आए थे, जब ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं थे, तो हीट सीकिंग पर ये कोई इंजन को लॉक करते थे, कोई भी जो इंफ्रारेड सिग्नेचर, जिसको IR सिग्नेचर का मतलब है जो इंजन की हीट है उसको डिटेक्ट करके उसके पीछे जाते थे मिसाइल। जब इन मिसाइलों की रेंज सिर्फ 2-3 किलोमीटर थी सिर्फ, उस वक्त ये हीट को सीख करते। अच्छा, अब बाद में बियॉन्ड विजुअल रेंज आ गए, ये हो गए रेडार गाइडेड वेपन्स हो गए। रेडार अपनी ट्रांसमिट करता है, उससे आपको डिटेक्ट होता है जहाज और उसके पीछे जाता है। अब सारी की दुनिया जो मॉडर्न जहाज है वो डिफ्लेक्ट या डाइवर्ट हो गए रेडार गाइडेड सिग्नेचर की तरफ कि रेडार कौन सा ट्रांसमिट करेगा तो पायलट को वार्निंग मिल जाती है कॉकपिट के अंदर, आपको कोई रेडार ट्रैक कर रहा है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो या 200 किलोमीटर दूर हो। ईरानियन ने पॉसिबली, मेरी रिसर्च के मुताबिक ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि कैसे करते हैं। इन्होंने जो IR वर्जन थी यानी पुरानी वर्जन थी, उसको ड्रोन कम सरफेस एयर टू एयर एक मिसाइल लॉन्च किया के बदले में सरफेस टू एयर एक मिसाइल बनाया है। ड्रोन की कॉम्बिनेशन करके ये सबसोनिक है, यानी रफ्तार तकरीबन 500-600 किलोमीटर पे उड़ता रहता है। और उड़ने के साथ ये हीट सीख करता है कि हवा में हीट कहां से आ रही है। अब हीट दुनिया में कोई इंजन की बंद नहीं हो सकती। आप सिग्नेचर छुपा सकते हैं, आप पेंट से उसके कंटूर्स को कम मास्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हीट नहीं रुक सकती, चाहे वो मोस्ट मॉडर्न जहाज हो, F-15 हो या F-35 हो। F-35 के अंदर जो सबसे अच्छी कंपनी दुनिया में इस वक्त इंजन बनाने वाली प्रैट एंड विटनी, उसका इंजन लगा हुआ है P135, वो फिर भी डिटेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो इन्होंने किया क्या है कि हवा में भेजते हैं, वो हीट सीकिंग करता है। अब हीट सीकिंग हवा में और आसान क्यों हो जाती है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर होता है -20 -30 डिपेंडिंग ऑन द ऑल्टीट्यूड। तो जब इतना फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर होता है तो जरा सी भी हीट रेडिएशन को इंजन देता है तो कंट्रास्ट के तौर पे पिक हो जाती है। सही। तो ये हीट सीक करके मिसाइल उसकी तरफ जाता है, उसको पिक करता है और जमीन पर उसकी लोकेशन अप्रॉक्सीमेट भेजता है कि मैंने यहाँ पे एक सोर्स देखा है हीट का। तब ईरानियन ने नीचे से एक और मिसाइल लॉन्च किए हैं जो हीट सीकिंग जाके दोबारा इंजन को हिट करता है। तो ये मैं टेक्निकल को जितना सादा कर सकूं मैंने कोशिश की है। इस तरह इन्होंने इनके F-15 हो, F-35 हो, आपने देखा वैरायटी, इवन A-10 जहाज जो इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए गनशिप हेलीकॉप्टर्स के तौर पर उसको इस्तेमाल करना था और एंटी शिपिंग और बोट्स को मारना था, वो भी तबाह कर दिया ईरान। तो ये सारी कॉम्पोजिशन है। कमिंग बैक टू दिस ऑपरेशन, इसके अंदर उन्होंने 2 C-130 जो यूज किया इस्फहान के करीब, उनको लैंड किया किसी स्ट्रिप के ऊपर। C-130 का मैं आपको एक और एडवांटेज बता देता हूं कि बड़ा शॉर्ट रनवे और टेक ऑफ चाहिए होता है। इवन डेजर्ट में अगर छोटी सी भी स्ट्रिप बनाई जाए, फॉर्मर पक्की ना भी हो फॉर्मल, उससे भी ये टेक ऑफ और लैंड कर जाता है। तो इस पे इन्होंने उतारा है, लेकिन क्योंकि रेस्क्यू करने में शायद उसकी स्टक हो गया, उसको फिर जलाया गया, दोनों हेलीकॉप्टर को तबाह तो C-130 को तबाह कर दिया गया। इनके HH-60 हेलीकॉप्टर यूज हुए हैं जो गनशिप और रेस्क्यू भी के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल तो मिशन कामयाब कहलाएगा। कीमत बहुत दी है, तकरीबन $400 मिलियन की इनको कीमत पड़ी है। कीमत में आप कह रहे हैं कि मजमूई तौर पर आप कह रहे हैं कि F-15 के अलावा 2 C-130 और 2 हेलीकॉप्टर, यानी मजमूई तौर पर हम कहेंगे 5 जहाज इनके तबाह हुए, या तबाह करने पर वो मजबूर हुए।
जी बिल्कुल, बिल्कुल। जो C-130 जैसे मैंने कहा वो तकरीबन 140 से 145 मिलियन डॉलर का एक C-130 होता है। 100 मिलियन के करीब भी F-15 है। तो ओवरऑल अगर ऑपरेशन की कीमत देखी जाए तो अमेरिका जैसे मुल्क के लिए महंगी नहीं है। अब जरा विजुलाइज करें कि अगर वो पायलट ईरानियन के हाथ आ जाता, जी, उसके जी, बाद जी, जी, उनको जी। कई वीडियो फुटेज रिलीज करते, तो कितनी डिमोरलाइजेशन या एम्बैरेसमेंट होनी थी। ऑलरेडी उस अमेरिका के लिए जो वॉर विक्ट्री हर रोजाना ढूंढ रहा होता है, तो एक और पायलट पकड़ा जाता। सिंबॉलिकली उन हजारों पायलट्स में थे वो एक पायलट होना था, लेकिन चिश्ती साहब, ह्यूमिलेशन या ह्यूमिलेशन वाकई एम्बैरेसमेंट थी, देखें वाकई खिफत थी, कितनी होनी थी वाकई थी। उसको बचाने के लिए। चिश्ती साहब, मैं देख रहा था कि ये कोई बोइंग कंपनी इनकी जो वेस्ट बनाती है इन पायलट्स की, उसके अंदर डिवाइस लगी होती है और वो रिवायती कम्युनिकेशन की बजाय मिलिट्री रडार तक पहुंचती है और बस इंजरी, लोकेशन और सिचुएशन के बारे में वर्बल कम्युनिकेशन की बजाय सिग्नल्स देती है, जिसकी वजह से पेंटागन इस काबिल होता है कि जाके उसको ट्रेस कर सके। ये क्या फार्मूला होता है टू ट्रेस द पायलट? अजमल साहब, ये ट्रेडिशनली हर मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट या कोई और सीट हो, सीट हो, A3 सीट हो, ये सब मुख्तलिफ दुनिया की सीटें हैं, लेकिन दुनिया में सबसे कामयाब सीट है मार्टिन बेकर इजेक्शन सीट। वो इंग्लैंड की बनी हुई है। अच्छा। वो आज तक तकरीबन 7,500 फाइटर पायलट्स को बचा चुकी है अपनी इजेक्शन के जरिए, ऑब्वियसली कामयाबी से। और वो 0-0 कहलाती है। दैट मींस वो 0 स्पीड और 0 हाइट के ऊपर भी आप पायलट को जमीन पे खड़े हुए जहाज से भी बाहर फेंक के सेफली उतार देती है। जहाज आपके जल जाए या धमाका हो जाए, किसी में होने वाला हो, तो पायलट निकल जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट होता है ये मुख्तलिफ नोयत का होता है। अमेरिकन ने थोड़ा अपग्रेड किया है। हम सारे फाइटर पायलट जितने उड़ते हैं, हमारे पास एक कम्युनिकेशन के कोई ना कोई सिग्नल होते हैं, या रेडियो होता है या फ्लेयर्स भी होते हैं। अगर रात को अगर आपको पता हो कि मैं फ्रेंडली एरिया में हूँ, फर्ज किया आपके बॉर्डर के अंदर कोई गिरा है, तो मुख्तलिफ कलर्स के आप फ्लेयर फायर करते हैं, पैराशूट को बिछा के आप अट्रैक्शन या टेंशन ड्रॉ करते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। तो अमेरिकन का कनेक्टिविटी जरूर थी, लेकिन जो टेरेन में देख रहा हूं वो पॉसिबली शायद वो स्लिप करके पहाड़ों के नीचे चला गया हुआ था पायलट, उधर से शायद उसकी सिग्नल उस तरह नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से नहीं लेट रेस्क्यू हुआ है, और शायद उसी वजह से वो ईरानी जो कैप्चरिंग थे उससे भी बच गया। ठीक। तो ये बड़ी जेहन में रखनी चाहिए। आपको याद होगा आपके व्यूअर्स का, वो रियल स्टोरी पर एक फिल्म आई थी बिहाइंड द एनिमी लाइंस। जी, जी, वो बोस्निया के ऑपरेशन पर बनी थी। वो ऑलमोस्ट यही था। अमेरिकन ने बहुत मैसिव एफर्ट की थी अपना पायलट निकालने के लिए, और वो करते हैं। और अभी भी मुझे लगता है कि $400 मिलियन करके भी वो ऑलमोस्ट, जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट 1 बिलियन रोजाना खर्च कर रहे हैं, तो महंगा सौदा नहीं है उस एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलेशन से बचाने के लिए। तो वो सिग्नलिंग जरूर हुई है, लेकिन मुझे लगता है लाइन ऑफ साइट ना होने की वजह से या टेरेन इतनी डीप होने की वजह से उसके लेट सिग्नल पिक हुए, जिसकी वजह से ये डेस्परेशन में उन्होंने C-130 भेजे हैं, हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं। और आखिरी बात मैं बताते चलूं कि C-130 भी सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल होता आया है। अच्छा। उसकी इंड्योरेंस बहुत ज्यादा है उसकी। ऑब्वियसली हेलीकॉप्टर साथ जाकर उन्होंने कोई रिफ्यूलिंग भी उससे की है। तो ये ओवरऑल नॉट अ कॉस्ट प्रोहिबिटिव ऑपरेशन जिसके अंदर उनको बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट या ह्यूमिलेशन से बचत नहीं। मैं तो अब ये देख रहा हूँ कि इसके ऊपर भी एक हॉलीवुड की मूवी बन जाएगी। एक मूवी तो आर्गो बनी थी, वो उसके बाद बनी जब वो ऑपरेशन ईगल क्ला 1980 वाला हुआ। 52 सिफारतकार थे ईरान में अमेरिका के, वो हॉस्टेज उड़ाने के लिए एक सहरान में उतरे थे, लेकिन वो मिशन तो नाकाम हो गया था सर, मुकम्मल। जी बिल्कुल। ये देखिए रमेश साहब, मैं एक और हिस्ट्री से क्विकली कनेक्ट कर दूं। मैंने अपने एक चैनल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मिशन पार्डो पुश उसको कहते हैं। बड़ा मशहूर पुश थी, और आप हैरान होंगे उस पायलट ने क्या किया था। फैंटम जहाज था, वियतनाम में बमबारी करने गया था। लीडर और नंबर 2 के इंजन बंद हो गए। तो जो लीडर था, बजाय वो अपने नंबर 2 को वहीं छोड़ देता या उसको कहता हूं इजेक्ट कर जाओ, और इजेक्ट करने के बाद ट्रेडिशनली वहां पे ये हो रहा था कि वियतनामी पायलट नीचे जो गिरता था उसको मार देते थे जान से, ऑलमोस्ट बीटिंग करके। तो पार्डो ने सोचा कि अगर मैं अपने नंबर 2 को यहां छोड़ गया तो ये मारा जाएगा। तो आप हैरान होंगे, उसने अपनी नोज को उसकी टेल के अंदर घुसा के अपने इंजन से उसको पुश किया था, जैसे हम गाड़ियों मोटरसाइकिलों को एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। तो फाइटर पायलट उसने तकरीबन 150 किलोमीटर बाहर निकाला था पुश करके। जब फ्रेंडली वो एरिया में आ गया तो तब उसने इजेक्ट किया, तब उसको हेलीकॉप्टर पर रेस्क्यू किया गया था। जिस ऑपरेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ऑपरेशन ईगल क्लॉ था। ये 24 और 25 अप्रैल 1980 को एग्जीक्यूट किया गया था। और ये 52 हॉस्टेजेस जो ईरानी रिजीम ने या ईरानी हुकूमत ने उस वक्त खुमैनी साहब के आने के बाद पकड़े हुए थे अमेरिकन एम्बेसी के लोग, वो छुड़ाने के लिए आया था। उसके अंदर डेस्टॉर्म आ गया ईरानियों की हक में। ये एक बात हो गई। C-130 एक हेलीकॉप्टर से टकरा गया, और तमाम के रेस्क्यू में से एक भी कामयाब नहीं हुआ था, बल्कि 7 जो एयरमैन और सेलर्स थे जो साथ आए थे रेस्क्यू करने, वो भी अपने जान से गए थे। और ऑपरेशन इतना बुरी तरह नाकाम भी हुआ था, और एम्बैरेसमेंट भी ये हुई थी कि उसी साल 1980 के एंड में नवंबर में इलेक्शन थे उनके प्रेसिडेंशियल। जिमी कार्टर साहब प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने वो इलेक्शन हारा।
पहली टर्म के फौरन बाद दूसरी नहीं मिली थी उनको, और लोग मेरे जैसे आज भी बिलीव करते हैं कि वो ऑपरेशन ईगल क्लॉ की नाकामी की वजह थी कि लोगों ने समझा कि नेशनल एम्बैरेसमेंट हुई है। चश्ती साहब यही देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने यहाँ किया। चश्ती साहब ये फरमाएं कि अब ये जो एक नई साजिशी थ्योरी है जो CIA के लैरी जॉनसन और वज़ारत ख़ारजा भी कह रही है कि ये असल में एयरमैन के चक्कर में यूरेनियम अफजूदा उठाने की एक एफर्ट थी, कोशिश थी, उसको टेस्ट करना था, इसके कितने चांसेस? इसकी एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, लेकिन मैं इसको अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता। मैं भी सारा दिन देखता रहा हूं कि कोई ऐसा मुझे ऑथेंटिक सोर्स मिले जिससे आपकी और मेरी क्रेडिबिलिटी ना खराब हो। अगर मैं ऐसी बात कह दूं कि ऐसा ही हुआ है और कल को वो डिनाई हो जाए या कुछ और, ये पॉसिबिलिटी तो है। बहुत सारा मीडिया जो प्रो ईरान है वो यही कह रहे हैं, एक हीरोइज्म को इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कि हमने वो ऑपरेशन नाकाम बना दिया, क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट तो ईरान के लिए हुई है कि C-130 आके लैंड कर गए, रात को 6-7 घंटे उन्होंने ऑपरेशन किया, अपने लोग लेकर चले गए, अपने जहाजों को आग लगाकर चले गए। तो एक एलिमेंट ऑफ अनईजीनेस तो ईरान के लिए हुई है, लेकिन उसको वैल्यू ऐड करने के लिए जाहिर है अब ये परसेप्शन भी एक बताया जा रहा है, लेकिन मैं उसको कंफर्म करने की अभी पोजीशन में नहीं हूं कि ये इनरिचमेंट है, क्योंकि प्लांट तो इसके करीब ही था इस्फहान के। वो आने वाले वक्त में जो ही कोई अपडेट होगी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इस्लामाबाद अकॉर्ड इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट, बहुत ही ओवरवेलमिंग ये एक डेवलपमेंट है। इसमें पूरी की नजरें हैं वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग से लेकर मॉस्को तक और तेहरान तक। क्या एक्सपेक्टेशन है सर आपकी इससे? क्या हम देख सकते हैं अगले 48 या 72 घंटों में समहाउ कोई पेशरफ्त इसमें हो सकती है, या स्पॉयलर की नज़र हो जाएगा? जी, मेरा ख्याल है कि अब स्पॉइलर का मुझे ज्यादा चांस लग रहा है। ऑल्दो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी एक फेस सेविंग चाहिए, और वो अपनी थ्रेट को रिपीटेडली जो इतनी दफा वो आप देते हैं और फिर वापस ले लेते हैं, वो समझते हैं कि हर दफा मेरी थ्रेट को सीरियस लिया जाए। और अल्लाह करे कि इस दफा एक सेन एक थॉट्स प्रिवेल करें, और पाकिस्तान की भी कोशिशों का बहुत नाम दोबारा से मीडिया ले रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा एक क्रेडिट की बात है, एक प्राउड मोमेंट है कि हमारा एज ए नेशन, एज ए कौम, पाकिस्तान के मुल्क की इज्जत का इजाफा हुआ है। लेकिन इजराइल बुनियादी तौर पर हर सूरत चाहता है कि ये ऑपरेशन प्रोलॉन्ग हो। ईरान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री के अलावा भी वो तबाह कर सके, ताकि अगर आने वाले वक्तों में कोई कॉन्ट्रैक्ट डील, कोई एग्रीमेंट हो जाता है अमेरिका का ईरान के साथ पुल आउट करने का, और ईरान कोई ऐसी सहूलतें ले लेता है जिसके अंदर वो अपना तेल बेच सके, तो आने वाले कई दिहाइयों तक जो तेल के पैसे आए वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक डेवलपमेंट में लग जाए ईरान के लोगों के, और वो मिसाइल, वो ड्रोन, वो टेक्नोलॉजी, वो बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल की तरफ और खासतौर पर न्यूक्लियर की तरफ ना जा सके। तो स्पॉइलर तो डेफिनेटली है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी चाहिए एक फेस सेविंग फौरी तौर पर, क्योंकि वो भी एक अफोर्डेबिलिटी उनकी कम से कम होती जा रही है कि वो एक और राउंड चलाएं 10-15 दिन का या 25 दिन का, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन प्लस वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत बुरी तरह असर हो रही है, और सबसे ज्यादा लोग जो ब्लेम कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को ही कर रहे हैं।